हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में बहुत बहुत स्वागत है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की सीरीज़ में आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड जो है आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर मेथड है और क्वालिटेटिव स्टडीज़ में, क्वालिटेटिव रिसर्चेज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है केस स्टडी मेथड। इसमें हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या इसके लिमिटेशंस हैं, क्या इसके एडवांटेज है, क्या मीनिंग है, क्या इसका यूज़ है, ठीक है, और किस तरह से ये जो है क्या प्रोसेस रहती है इस मेथड को अप्लाई करने की। ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे केस स्टडी मेथड में आज हम। और ये जो टॉपिक है, आज का जो केस स्टडी टॉपिक है, ये आपका जो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि उसमें जब हम स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं वहाँ भी ये मेथड अप्लाई होता है, और इंडिविजुअल टीचिंग मेथड की बात करते हैं वहाँ भी ये मेथड अप्लाई होता है। तो सेम जो है टॉपिक जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कवर हो रहा है और रिसर्च मेथडोलॉजी में भी ये कवर अप हो रहा है। तो आज इसी के ऊपर डिस्कशन रहेगा हमारा सारा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जो है इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड सब्सक्राइबर के नाम से, इसको लाइक करें और फॉलो करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी मेथड। देखिए केस स्टडी मेथड क्या होता है। केस स्टडी मेथड एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने की। ध्यान रहे, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव डेटा। इसमें क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक सिंगल यूनिट माने कोई एक सोशल यूनिट हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, एक फैमिली हो सकती है, एक परिवार हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या कोई एक कम्युनिटी हो सकती है। उसी के ऊपर जो है हम कंप्लीट ऑब्जर्वेशन उस पर्टिकुलर यूनिट की करते हैं, डिटेल में उसका एनालिसिस करते हैं। और इसमें विड्थ नहीं, इसमें वाइड नहीं, इसमें डेप्थ जो है स्टडी होती है। डेप्थ माने एक एस्पेक्ट के ऊपर हम डिटेल में जो है फोकस करते हैं। का मतलब है मल्टीपल एस्पेक्ट हम स्टडी करते हैं, उसके थोड़ा 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 सब कुछ स्टडी करते हैं। लेकिन केस स्टडी में डेप्थ स्टडी होती है, वाइड स्टडी नहीं होती है। माने उसके कुछ एक फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ एक फैक्टर जो है कंसीडर करेंगे, लेकिन उनमें भी हम डिटेल में और डेप्थ में जाकर के स्टडी करेंगे। यूनिट होगा सिर्फ एक, सिलेक्टेड यूनिट सिर्फ एक होगा, चाहे इंडिविजुअल है, पर्सन है, चाहे फैमिली है, चाहे एक कम्युनिटी है, चाहे एक कल्चरल ग्रुप है, चाहे एक इंस्टीट्यूशन है, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन है, या एक सिचुएशन भी हो सकती है। अगर हम बात करें मार्केटिंग की बात करें, सेल्स सिचुएशंस की बात करें, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन भी हो सकती है केस स्टडी के लिए। एच ओडुम ने क्या डिफाइन किया है केस स्टडी मेथड को। द केस स्टडी मेथड इज ए टेक्निक बाय विच इंडिविजुअल फैक्टर, whether it be an institution or just an episode in the life of an individual or a group, is analyzed in its relationship to any other in the group। देखिए इसने क्या बोला है ओडुम ने बोला कि केस स्टडी मेथड एक ऐसा टेक्निक है जिससे किसी इंडिविजुअल, एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन या किसी आदमी की लाइफ का एक एपिसोड, माने एक सिचुएशन, एक फिनोमिना, ठीक है, या किसी ग्रुप से रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन, हम उसको एनालाइज करते हैं। और क्या एनालाइज करते हैं? उस पर्टिकुलर ग्रुप की रिलेशनशिप किसके साथ? अदर ग्रुप्स के साथ, अदर फैक्टर्स के साथ। जो काउजल फैक्टर हम बात करेंगे आगे, काउजल फैक्टर क्या होते हैं। यहाँ पे काउज एंड इफेक्ट देखा जाता है कि क्या चीज होने से क्या इफेक्ट हुआ, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज क्यों हुई, क्या रीजंस रहे। जो रीजंस होंगे वो काउजल फैक्टर्स होंगे, उन्हीं की वजह से जो प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो फेस कर रही होगी कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल। देखिए करैक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। जो केस स्टडी मेथड है उसमें हम सिर्फ एक सिंगल यूनिट को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशंस हम कंडक्ट करेंगे वो एक यूनिट के ऊपर कंडक्ट करेंगे, चाहे वो एक पर्सन हो, चाहे वो एक फैमिली हो, चाहे वो एक कल्चरल ग्रुप हो, चाहे वो एक इंस्टीट्यूशन हो। दूसरा इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंटेंसिव स्टडी ऑफ सिलेक्टेड यूनिट, कि देखिए एक यूनिट का हम ना डिटेल में स्टडी करते हैं, शुरू से लेकर के एंड तक पूरी सिचुएशन। जब से हमें फिजिबल लगता है कि पर्टिकुलर टाइमिंग, जैसे मान लीजिए कि 2015 के बाद जो है ये पर्टिकुलर सिचुएशन धीरे धीरे अराइज होना स्टार्ट हुई, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी कोविड चला है तो कोविड का एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि दिसंबर के आसपास जो है इसके केसेस जो है आना स्टार्ट हुए थे 2019 में, और हम डिटेल में उसकी स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ हुआ पहला जो इसका
कोविड का वायरस जो है वो मतलब पहला केस कहाँ डिटेक्ट हुआ, पेशेंट जीरो कहाँ था, ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, किस तरह से, बहुत सारे रिसर्च जो हैं इसके ऊपर हो चुकी हैं और इतना एम्पल ऑफ डाटा कोविड के ऊपर हमारे पास हो गया पूरे वर्ल्ड में कि मतलब उसमें स्टडी करने लगे तो हंड्रेड्स ऑफ द एरियाज वी कैन स्टडी। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर इसमें जो यूनिट है, सिलेक्टेड यूनिट, दैट इज वन, दैट इज कोविड। तो कोविड एक यूनिट है, उसके बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट जो है डिटेल में डेप्थ में जाकर के हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव स्टडी ऑफ द सिलेक्टेड यूनिट। तीसरी बात इसमें आती है कि क्वालिटेटिव अप्रोच। इसमें जो फोकस किया जाता है वो क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, मतलब बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा स्टडी की जाते हैं केस स्टडी मेथड में, क्वांटिटेटिव स्टडीज़ नहीं होती हैं इसमें जनरली। और क्वालिटेटिव स्टडी माने कि हिस्ट्री स्टडी की जाती है, पास्ट बिहेवियर देखा जाता है, उसका रिलेशनशिप देखी जाती है, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड पर्सन का, वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं, स्टडी की जाती हैं, एनालाइज की जाती हैं। टू नो अबाउट म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप। देखिए इसमें क्या होता है कि जब हमने एक पर्टिकुलर यूनिट का इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है किसी दूसरी यूनिट के साथ, किसी फैक्टर का क्या उसके ऊपर रिएक्शन होगा किन्हीं दो फैक्टर्स के बीच में, और उस पर्टिकुलर या एक फैक्टर और उस पर्टिकुलर यूनिट के बीच में जो हम सेलेक्ट किए हैं इसके लिए, रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, काउज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप कैसा है। तो इस तरह से डिफरेंट जो है स्टडीज़ होती हैं, मतलब डिटेल में हम एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। बिहेवियर पैटर्न इन स्टडीज़। देखिए इंडिविजुअल यूनिट की बात आती है तो उसका डिटेल्ड बिहेवियर पैटर्न जो है वो स्टडी किया जाता है कि माने सुबह से लेकर के शाम तक किस तरह से कोई पर्सन क्या क्या काम करता है, कब कब रोटी खाता है, कब कब जो है वो खेत में काम करता है, कब कब ऑफिस में जाता है, क्या क्या उसकी पूरी दिनचर्या है। इस तरह से एक यूनिट सेलेक्ट की जाती है और पूरा उसका दिनचर्या या पूरा उसका डिटेल एनालिसिस किया जाता है, उसका बिहेवियर पैटर्न देखा जाता है। रिजल्ट्स इन टू हाइपोथेसिस फॉर्मेशन एंड टेस्टिंग। देखिए इसके बाद क्या होता है केस स्टडी में, मेथड में, इसका एक और करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब हम बिहेवियर पैटर्न एनालाइज करते हैं तो उसके बेसिस पे हम डिफरेंट फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट काउजेस फाइंड आउट करेंगे, उसके बेस पे फिर हम हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे और उन हाइपोथेसिस की फिर हम बाद में टेस्टिंग करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक एजम्पशन कि ये एक्स फैक्टर की वजह से वाई रिजल्ट्स आए, तो उनके बीच में वाकई वैसा हुआ कि नहीं हुआ वो एक हाइपोथेसिस है, और फिर जो है उसकी टेस्टिंग के बाद हमें पता लगा कि ऐसा था या नहीं था। इस तरह से केस स्टडीज़ में क्या हुआ है, जो केस हाइपोथेसिस इसमें फॉर्मुलेट किए जाते हैं और टेस्ट किए जाते हैं। अच्छा, मेन एजम्पशंस क्या है इसकी केस स्टडी मेथड की, जो चीज़ें हमें एज्यूम में करके चलना पड़ता है जब भी हम केस स्टडी करें। वेरिएशन इन ह्यूमन बिहेवियर। देखिए हम मान के चलते हैं अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी का जो यूनिट है वो ह्यूमन बिहेवियर है, तो उसका ह्यूमन बिहेवियर डायनामिक होता है, वो चेंज होता रहता है, उसमें वेरिएशंस आती रहती हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर, अगर हम ह्यूमन बीइंग को एक यूनिट मान के चल रहे हैं और वो सिलेक्टेड यूनिट है हमारी केस स्टडी का, हमारे केस है वो, और हम उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो उसका बिहेवियर जो है ह्यूमन का वो वेरिएबल है, उसमें वेरिएशन होती रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता रहेगा विद द पासेज ऑफ टाइम। दूसरी हम एजम्पशन क्या मानते हैं? स्टडी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सिलेक्टेड यूनिट, कि देखिए जो हमारी सिलेक्टेड यूनिट है उसकी नेचुरल हिस्ट्री जो है वो हमने स्टडी करनी ही करनी है, हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। मतलब जो हम मान के चल रहे हैं मोटा मोटी एक जो हमें फिजिबल लगता है कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन के बारे में हमने पता करना है, तो देखिए हम उसके बर्थ डेट से लेकर के, बर्थ ईयर से लेकर के अब तक का करंट सिनेरियो तक का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस उसमें करेंगे, तो दैट इज नेचुरल हिस्ट्री, उसकी पूरी हिस्ट्री जो है हम स्टडी करेंगे। तीसरा जंक्शन क्या रहता है इसमें? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ सिलेक्टेड यूनिट, कि एक यूनिट का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी माने डेप्थ में स्टडी होता है, पूरा डिटेल में स्टडी होता है, हर एक एस्पेक्ट देखा जाता है और बिल्कुल डेप्थ में जाकर के हर एक एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। अच्छा, क्या प्रोसेस रहती है, केस स्टडी कंडक्ट कैसे की जाती है, ये बहुत समझना जो है बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो इसमें स्टेप रहता है, डिटरमाइन द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फिनोमिना, कि जो फिनोमिना है, जो सिचुएशन है, उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, करंट हालात क्या हैं, ताज़ा तरीन हालात क्या हैं, पहले तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है कि एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो है चला हुआ, किस तरह का जो है बिहेवियर है उस यूनिट का। दूसरा, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में आता है आपका नेचुरल हिस्ट्री को स्टडी करना, कि उसके बारे में जितनी ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, गेन करो, गैदर करो, कहीं भी किसी भी सोर्स से जो डाटा मिलता है उसको उठाओ।
इसके बाद तीसरा स्टेप आता है डायग्नोज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ काउजल फैक्टर। फिर हम डायग्नोज करते हैं, डायग्नोज माने हम पता लगाते हैं कि किन किन कारणों की वजह से ये चीज़ हुआ है। आइडेंटिफाई करना है काउजल फैक्टर, जिन जो रीजंस हैं, जो काउज है, जो प्रेजेंट सिचुएशन होने के काउज है। कि मान लीजिए मार्केट में मंदी है, तो पिछले 4-5 सालों का सिनेरियो स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस किन कारणों से जो है वो मंदी आई, या कोविड-19 आज की डेट में इतनी बड़ी समस्या है, तो डायग्नोज किया कि देखिए किस वजह से, क्या वजह रही कि कोविड-19 का जो पेशेंट है वो आए और कोविड-19 का जो नया वायरस है वो पूरे वर्ल्ड में फैला, तो वो काउज हमें पता लगे, ठीक है, वो डायग्नोज किया हमने। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रेमेडियल मेजर्स, बोला कि रेमेडियल मेजर्स का मतलब है फिर हम जो सोल्यूशन उसका ढूंढेंगे, पूरे केस को एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जो जनरल रिकमेंडेशंस में रहता है स्टडी, रिसर्च स्टडीज में, कि ये जो है वो सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का, उसको अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करने के बाद जो लास्ट स्टेप आता है फॉलो अप द प्रोग्राम, फिर हम फॉलो अप लेंगे, देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं सोल्यूशन अप्लाई करने के बाद, क्या सुधार हुआ प्रेजेंट सिचुएशन में, कितना चेंजेज आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। इस तरह से प्रोसेस रहता है सिंपल केस स्टडी मेथड का। बात करें अगर एडवांटेज की, कि किस तरह क्या फ़ायदे हैं इसके, या किस तरह से जो है ये बेनिफिशियल है ये केस स्टडी मेथड, तो इसमें सबसे पहला एडवांटेज इसका आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुल बिहेवियर पैटर्न ऑफ द सिलेक्टेड यूनिट। देखिए जो सिलेक्टेड यूनिट होता है, वेदर इट इज़ इंडिविजुअल, वेदर इट इज़ ए फैमिली, वेदर इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, उसका जो फुल बिहेवियर है, पूरा जो बिहेवियर है उसकी हमें नॉलेज हो जाती है। सबसे पहले वो जो है हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दूसरा, नॉलेज अबाउट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ यूनिट, कि उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करके जब हम पूरी हिस्ट्री पता लगाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर यूनिट की पूरा आगे पीछे का जो माहौल है, पूरा आगे पीछे का जो डाटा है हमारे पास होगा, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हमारे पास होगा। तीसरा इसका एडवांटेज है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि देखिए जब केस स्टडी मेथड से हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जब तक हमने जो है लिटरेचर रिव्यू नहीं किया होगा तब तक जो है हम क्या नहीं कर सकते, हाइपोथेसिस नहीं बना सकते हैं। माने हम रिसर्च गैप नहीं फाइंड आउट कर सकते, गैप नहीं फाइंड आउट कर सकते तो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे तो हम हाइपोथेसिस भी नहीं फ्रेम कर पाएंगे। तो इसलिए जो हमारा नेचुरल हिस्ट्री जानने वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है वो हमें कहीं ना कहीं लीड करता है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन में। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें रहता है कि एनहांसमेंट इन एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो रिसर्चर होता है, जो केस को स्टडी कर रहा होता है, उसके एक्सपीरियंस इससे बढ़ता है। बढ़ता कैसे? क्योंकि उसको पूरी हिस्ट्री वो फाइंड आउट करता है, पूरी हिस्ट्री पढ़ता है उस पर्टिकुलर फिनोमिना की, तो उसका नॉलेज बढ़ती है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है कि अच्छा इस तरह से सिचुएशन में ये चीज़ हुई थी, तो उसको समझ आ जाता है कि आगे फ्यूचर में ऐसा होगा तो हमने इस तरह के केस को इस तरह से डील करना है। अगर बात करें लिमिटेशंस की कि क्या कमियां हैं इस मेथड की, तो सबसे पहले लिमिटेशन इसकी आती है केस डाटा इज नॉट ए सिग्निफिकेंट साइंटिफिक डाटा। देखिए जो केस स्टडी का जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं एक पर्टिकुलर केस से बिलोंग करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट हो और साइंटिफिक हो। साइंटिफिक माने कि उसके वो कितना रिलायबल है, कितना वैलिड है, ठीक है, और कितना लॉजिकल है वो डाटा, ये जरूरी नहीं है। और केस टू केस वेरी करता है, हर जगह एक ही तरह का डाटा अप्लाई नहीं हो सकता है। दूसरे की इसकी लिमिटेशन है कि डेंजर ऑफ फॉल्स जनरलाइजेशन इज ऑलवेज देयर, कि आप एक केस के रिजल्ट्स को हर तरह के केसेस में या हर तरह की सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो एक फॉल्स जनरलाइजेशन होगी लगभग, क्योंकि सिचुएशन वेरी करती है, पर्सन्स वेरी करते हैं और उनका बिहेवियर पैटर्न वेरी करता है। तो जब वेरिएशंस होगी तो सिचुएशन भी थोड़ा डिफरेंट होगी, और डिफरेंट होगी तो उसका सोल्यूशन भी डिफरेंट होगा। तो इसलिए आप एक केस का जो रिजल्ट्स हैं या एक केस में जो आपने रेमेडियल मेजर जो है अप्लाई किया उसको आप हर केस में अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा इसका लिमिटेशन आता है मोर टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग। मोर टाइम कंज्यूमिंग कैसे? कि इसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, पूरा नेचुरल हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, डाटा कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कॉस्ट कंज्यूमर माने इसमें जो है जब टाइम ज़्यादा लगेगा,
डाटा कलेक्ट करने के लिए हो सकता है जगह जगह आपको जाना पड़े, तो उसमें आपका खर्चा होगा, आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा जो रिसर्चर होगा, एक्सपर्ट होगा, जिसको आप केस को स्टडी करने के लिए लाएंगे, उसके अलग एक्सपेंसेस होंगे और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपको। इसके बाद इसका और जो लिमिटेशन आती है, केस डाटा वेरी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि केस का डाटा डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि क्या हमारा यूनिट है, किस तरह का सब्जेक्ट मैटर है। तो इस तरह से अलग केस में अलग डाटा होगा, तो आप एक तरह का डाटा जो है दूसरे केस में अप्लाई नहीं कर सकते। और इसका एक और लिमिटेशन है कि केस स्टडी मेथड कैन बी यूज्ड इन अ लिमिटेड स्फीयर। आप इसको केवल कुछ एक सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। हर, जैसे मैंने पहले ही बोला कि एक ये जो है वो क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करने के लिए मेथड यूज़ किया जाता है। तो इस तरह का इसको आप हर सेगमेंट में, हर प्रोडक्ट पे, हर इंडिविजुअल पे, हर फैमिलीज़ पे, या आप यूँ कहें कि हर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में ये डाटा या एक तरह का केस जो अप्लाई नहीं होता। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, डिपेंड करता है टाइम की डिमांड क्या है, डिपेंड करता है उनका डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मतलब अफेक्ट करते हैं केस स्टडीज़ को और केस स्टडीज़ के रिजल्ट्स को। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें फीडबैक के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल्स को। द अनलिमिटेड स्ट्रगलर हमारा चैनल है। आपकी कोई क्वायरी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं sk sankhyan666@gmail.com। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। और इस वीडियो की जो पीपीटी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नेट के एग्जाम की पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट या कॉमर्स की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए हैंड रिटन नोट्स की, आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।